हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही इजी लॉ है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। क्या कहता है लॉ? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। इस लॉ को हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। कैसे? अगर आपको कोई अभी एक कमोडिटी खरीदनी हो, कोई ना कोई तो खरीदनी होगी ना, तो उसके प्राइसेस कम हो जाए तो आप उसको खरीद लोगे, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर वहीं उस कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाए तो उसको नहीं खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, कार का एग्जांपल लेते हैं। डिस्काउंट मिल रहा है कार पे, कार का प्राइसेस क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया, तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने चले जाएंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और भाई अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए कार का, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। लोग वेट करेंगे कि कब प्राइसेस कम होगा तब हम खरीदेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, वेजिटेबल्स है। कोई एक वेजिटेबल का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो लोग उसको नहीं खरीदते। वही एक वेजिटेबल का प्राइस अगर डिक्रीज़ हो गया तो लोग उसी को खरीदते हैं ज़्यादा। तो यही ये लोग कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। दोनों के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़, अगर एक डिक्रीज़ होगा दूसरा इंक्रीज़ होगा। अब आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना है? सबसे पहले तो लॉ लिखना है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस चेंज हो रहा है सिर्फ, बाकी सब कांस्टेंट रहना चाहिए, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अदर थिंग्स में क्या क्या आता है? इनकम, कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। हम यहाँ पे मान लेते हैं किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे इनकम भी इंक्रीज़ हो जाती है तो अब कंज्यूमर उतनी क्वांटिटी को अफोर्ड कर सकता है जितनी वो पहले कर रहा था। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब का कॉन्स्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जब कांस्टेंट रहेंगी तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो इन सब को हम एजम्पशंस पे भी लिख सकते हैं, ये सारे एजम्पशंस होते हैं। पहले आपको लॉ लिखना है, फिर उसके बाद एजम्पशंस लिखने हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल बनाएंगे इसका। यहाँ पे क्या है? प्राइस एक कंज्यूमर है जो एक्स कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ प्राइस और ये क्वांटिटी। प्राइस यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस अगर डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें कर्व मिल जाएगा। पहले प्राइस कितना है? 10, क्वांटिटी कितनी है? 100। यहाँ पे आ गया। एक्स एक्सिस पे हमने लिया क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हमने लिया प्राइस। नेक्स्ट क्या है? एक्स कितना है? 9 और ये 120, 8 और 150। अब जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें मिल गया डिमांड कर्व, जो कि ये शो कर रहा है कि प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इनकम कंज्यूमर की कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी सेम है। और ये कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ऑफ इनवर्सली रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? इसके कुछ रीजंस होते हैं। अब हम उन रीजंस को पढ़ेंगे जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? ये डिमांड कर्व है, ऐसे बनता है। यहाँ पे प्राइस और ये क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है, प्राइस डिक्रीज़ करते हैं क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, अब एक रीज़न तो ये हो गया इसका। अब इसके कुछ और रीज़न भी हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अब पहला रीज़न क्या है इसका? लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। लॉ ऑफ डीएमयू 1 लाइन में आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। लॉ क्या कहता है कि जब हम एक कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी हर एक यूनिट से डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत भूख लगी थी तो आपने एक चपाती खाई, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। आपने और ज़्यादा कंज्यूम करी, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया। जब कमोडिटीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना,
तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। अब सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया तो कंज्यूमर कम प्राइस पे करना चाहेगा, वो ज़्यादा प्राइस पे नहीं करेगा क्योंकि उसको कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर एक यूनिट से। कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो क्या करेगा, क्वांटिटीज़ को कम परचेज करेगा, खरीदेगा ही नहीं, तो डिमांड क्या हो गई यहाँ पे, कम हो गई। अब अगर यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो जाता है उस कमोडिटी का, उसकी कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वल होता है या उससे भी कम हो जाता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर देगा उस कमोडिटी का। तो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड कर्व कैसा बन जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब नेक्स्ट कौन सा रीज़न होता है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो रियल इनकम होती है ना, ये परचेजिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे, अगर एक कमोडिटी है, ठीक है, उसका प्राइस डिक्रीज हो गया है, मान लेते हैं पहले 10 रुपये में एक समोसा मिल रहा था, ठीक है, 10 रुपये में, अब क्या हुआ, 5 रुपये में एक समोसा मिलने लग गया, प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने खरीद रहे थे पहले, एक खरीद रहे थे, अब कितने खरीद सकते हैं, 10 रुपये में 2 समोसे खरीद सकते हैं ना, तो उतने ही प्राइस, उतनी ही इनकम में, जितनी इनकम पहले थी 10 रुपये, उसमें कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं हम, 2, मर्जी है 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, या उस पैसे को किसी और पे भी लगा सकते हैं, मतलब अब उसी पैसे में ज़्यादा क्वांटिटीज़ परचेज कर सकते हैं। यानी कि कंज्यूमर की जो रियल इनकम है ना, परचेजिंग पावर, वो बढ़ गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्वांटिटी अब क्या हो गई है, ज़्यादा परचेज कर सकता है, तो डिमांड कब कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें कंज्यूमर एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से, जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, उससे चेंज कर देता है जब एक कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, फेमस एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी का, ठीक है, टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ, लोग इसको नहीं परचेज करेंगे बहुत सारे, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि अब टी महंगी हो गई एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी, तो लोग कॉफ़ी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, टी का कंजप्शन कम कर देंगे, तो इसका डिमांड कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। 4th रीज़न है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप और पॉपुलेशन साइज। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करेंगे, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो कम लोग होंगे तो कम परचेज करेंगे। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतने ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करें। जैसे एप्पल का आईफोन है, ठीक है, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग उसको नहीं परचेज करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अब इसके प्राइसेस क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए। अब क्या हो गया, कंज्यूमर ग्रुप का साइज़ बड़ा हो गया, अब ज़्यादा लोग परचेज कर सकते हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट आता है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस, एक कमोडिटी को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड कम होती है, कम यूज़ करते हैं, लिमिटेड यूज़ करते हैं। जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे शुगर है, शुगर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मिल्क, टी, कॉफ़ी, स्वीट्स, शेक्स, इन सब में शुगर को यूज़ कर सकते हैं। अभी शुगर के प्राइस बहुत कम है, जिसको टी बहुत ज़्यादा पसंद है वो दिन में 3 बार 4 बार चाय पी रहा है, जिसको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है वो कॉफ़ी कंज्यूम कर रहा है, जिसको शेक्स, जिसको स्वीट्स ज़्यादा पसंद है वो स्वीट्स बना रहा है। लेकिन अब प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो लिमिटेड यूज़ करेंगे। पहले अगर टी, कॉफ़ी, शेक इन सब में यूज़ हो रही थी, अब उसको कम कर देंगे। टी ज़्यादा बना रहे थे तो अब कम बनाएंगे, क्योंकि शुगर के प्राइस ज़्यादा हो गए हैं तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होनी चाहिए, प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शंस में इसके अपोजिट होता है, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है,
प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज होती है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, उनको बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसे बनाते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ प्राइस होता है क्वांटिटी होता है, लेकिन एक्सेप्शंस जो होते हैं उसमें कैसे बनाते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग, प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शंस दिए होते हैं आपको और आपको उसका डिमांड कर्व बनाना है, तो कैसा बनाना है? आपको अपवर्ड स्लोपिंग बनाना है। एक्सेप्शंस के हर एक केस में डिमांड कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से गुड्स होते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज होता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं होता है। फर्स्ट है आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। इन्हें प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन गुड्स को शो ऑफ करने के लिए या हाई स्टेटस दिखाने के लिए बाय किया जाता है। और इसका दूसरा नाम है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोफेसर वेबलिन ने इन गुड्स के बारे में बताया था सबसे पहले। प्रेस्टिजियस गुड्स की डिमांड जब ज़्यादा होती है जब इनके प्राइसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इन गुड्स को शो ऑफ करने के लिए खरीदा जाता है, हाई स्टेटस दिखाने के लिए खरीदा जाता है। मेनली जो रिच पीपल होते हैं वही प्रेस्टिजियस गुड्स को बाय करते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स कार है, जो मॉडल सबसे ज़्यादा महंगा होगा उसको रिच पीपल ज़्यादा खरीदेंगे। डायमंड्स है, डायमंड में ब्लू डायमंड अगर सबसे ज़्यादा महंगा है तो उसको ज़्यादा परचेज़ करेंगे। जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ें होंगी रिच पीपल उसको बाय करते हैं अपने स्टेटस को शो ऑफ करने के लिए। जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ वो खरीदेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि वो अपना स्टेटस हाई कर रहे हैं। तो प्राइस जब इंक्रीज़ हुआ, गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे वायलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है ग्रिफिन गुड्स, पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? अगर इनकम इंक्रीज होती है तो ग्रिफिन गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ग्रिफिन गुड्स इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सर रॉबर्ट ग्रिफिन इन्होंने इन गुड्स के बारे में बताया था। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है, और प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ग्रिफिन गुड्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंज्यूमर है जो कि राइस और वीट दो चीज़ें परचेज करते हैं। राइस क्या है यहाँ पे? इन्फीरियर गुड। वीट के कंपैरिजन में राइस यहाँ पे इन्फीरियर है। राइस की कितनी क्वांटिटी परचेज करता है? 30 kg, और वीट की कितनी? 5 kg। इतना उसको मिनिमम चाहिए अपनी फैमिली के लिए, इससे कम में वो लोग नहीं रह सकते, इतना मिनिमम चाहिए होता है। कंज्यूमर की जितनी भी इनकम है उसका 80% वो राइस पे खर्च करता है और बाकी बचा हुआ 20% वीट पे खर्च करता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे राइस का प्राइस पहले 5 रुपीज़ था, अब इंक्रीज़ होकर 6 रुपीज़ हो गया है। तब वो इतनी क्वान्टिटी परचेज़ नहीं कर सकता, कम क्वान्टिटी मिलेगी उसको, ठीक है। और राइस का कोई सब्सिट्यूट गुड्स भी नहीं है जिसको वो परचेज़ कर सके, जिसका प्राइस राइस से कम हो, ऐसा कोई सब्सिट्यूट गुड भी नहीं है, लेकिन उसको चाहिए 30 kg। वीट का प्राइस तो ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसको परचेज़ नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? कंज्यूमर वीट को कम कर देगा, जितनी क्वांटिटी वीट की परचेज़ कर रहा था उसको कम कर देगा। अब उस पैसे से वो राइस को परचेज़ करेगा, क्योंकि मिनिमम उसको इतना 35 तो चाहिए ना, इससे कम में वो लोग नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए वीट का मान लेते हैं उसने 2 kg कर दिया। अब जितने पैसे उसके पास बचे उससे वो राइस को कंज्यूम कर लेगा। जितने पैसों में वो यहाँ वीट खरीद रहा था उतने ही पैसों में उसे राइस की ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। मान लेते हैं उसको 33, ठीक है। तो उसने कितनी परचेज कर ली? 33। क्या हुआ? प्राइस तो इंक्रीज़ हो गया और उसके बाद क्वान्टिटी भी इंक्रीज़ हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड को इसने वायलेट किया है। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जो गुड्स हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गई, शेल्टर हो गया, उन पे प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस अगर डिक्रीज़ हो गया तो फूड ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, जितना भी कंज्यूम करें उतना ही कंज्यूम करेंगे, या प्राइसेस अगर हाई हो गया तो उनको हम कंज्यूम करना बंद कर देंगे। जैसे मेडिसिन है, अगर एक पेशेंट है तो प्राइसेस मेडिसिन के कम हो या ज़्यादा, उसको उतनी ही क्वांटिटी मेडिसिन की कंज्यूम करनी होती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं है। प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो भी डिमांड पे इतना इफेक्ट, तो डिमांड डिक्रीज़ नहीं होती है। प्राइसेस अगर कम होते हैं तो डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। मान लेते हैं अभी कार के प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए हैं तो क्या होनी चाहिए? उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए?
कार के प्राइसेस अगर डिक्रीज़ हो गए तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होनी चाहिए, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन अभी कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कार के प्राइसेस आने वाले फ्यूचर में ना और कम हो जाएंगे। कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अभी कार को परचेज नहीं करेगा, तो कार की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई ना। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड अनवैलिड। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में कार के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, अभी ऑलरेडी हाई हैं, फ्यूचर में और ज़्यादा हाई होंगे, तो वो क्या करेगा, आज परचेज़ कर लेगा। प्राइसेस इंक्रीज़ हुए, उसने क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर दी। क्यों इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, इसलिए। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। अब अगर क्राइसिस की सिचुएशन होती है, फ्लड्स की, ड्रॉट की, वॉर या इमरजेंसी की, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो कमोडिटीज़ होती है ना, उनके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में उन्हें कमोडिटीज़ नहीं मिलेगी या शॉर्टेज हो जाएगी, इसलिए वो हाई प्राइसेस पे कमोडिटीज़ को परचेज कर लेते हैं। तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई यहाँ पे और डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। इस कमोडिटी है, उसका प्राइस कम है, तो लोग क्या सोचेंगे, वो चीप क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। अब अगर उस प्रोडक्ट पे किसी बड़ी कंपनी ने अपनी स्टैंप लगा दी, अपना नाम दे दिया उसको, उसका प्राइसेस हाई कर दिया, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब लोग क्या सोचेंगे कि उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो उसको ज़्यादा परचेज़ करेंगे। तो ये सब क्या आते हैं, एक्सेप्शंस, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, जो लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट सिचुएशंस होती हैं। लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, कि प्राइस और अदर फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट करेगा और कैसे मूव करेगा। थैंक यू गाइज।